बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, बहुत अहम स्टोरीज़ हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले मिकी ऑर्थर जो कि पाकिस्तान के एक्स कोच रह चुके हैं, जिन्होंने ये पिछले दिनों इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोस्ट से। उन्होंने एक बड़ी वेबसाइट जो है स्पोर्ट्स की, उन्हें इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है इन दिनों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लेवल पर है। और यहाँ पर मैं एक करेक्शन करता चलूँ, मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि जो मिकी ऑर्थर है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो असल में मैं मिकी ऑर्थर नहीं, वो मैं ज़का अशरफ का नाम लेना था, वहाँ पर मिकी ऑर्थर का नाम निकल गया मुंह से, तो उसके लिए माजरत। और आज मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको मिकी ऑर्थर हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, बाकायदा इंटरव्यू दिया है, उनका मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मिकी ऑर्थर ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम है उसमें इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं। जो लड़के खेल रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि आज का मैच वो खेल रहे हैं, कल का वो मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई है, इतना ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हुई हुई है पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है। और जैसा कि लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी देखा कि 4 मैचेस, 5 मैचेस थे हमारे उनके साथ, उनमें से 4 मैचेस हम हार गए, लगातार हारे। और लास्ट मैच जो हम जीते वो भी एक कुदरत का निज़ाम ही समझ लें या करिश्मा समझ लें जो हुआ है। और लास्ट मैच हम जीत गए बॉलिंग की वजह से। खैर, हमारी परफॉर्मेंसेस अगर हम देखें तो लास्ट जब जब से एशिया कप एंड हुआ है उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान टीम की। टॉप से गिर के पता नहीं कहां से कहां जा रही है टीम। इसी हवाले से पाकिस्तान के कोच रहे हैं मिकी ऑर्थर, कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि लास्ट 2017 के बाद कोई भी बड़ा मैच पाकिस्तान ने जीता हो। 2017 में क्या था वो भी आपको बताते चलूँ कि 2017 में पाकिस्तान टीम में हमें इनसिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती थी। चैंपियन ट्रॉफी थी जो अंडर द कैप्टेंसी ऑफ सरफराज अहमद जो खेली गई थी, उसमें फर्स्ट मैच की बात करें तो फर्स्ट मैच हमारा इंडिया के खिलाफ था जिसमें हम बुरी तरह हारे थे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जज्बा था, जोश था, वो परवान चढ़ा और उन्होंने आगे कोई भी मैच नहीं हारा। और जो फाइनल मैच था, फाइनल भी इंडिया के साथ था और उन्होंने ठीक ठाक इंडिया की थी, सही कुत्तों वाली इंडिया की थी उस वक्त। मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद, ये उस वक्त टीम में थे और बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ था और पाकिस्तान टीम जीती थी और चैंपियन ट्रॉफी लेके आई थी। उसके बाद कोई भी बड़ा मैच तो नहीं जीते, लेकिन अंडर द कैप्टेंसी ऑफ बाबर आजम एक बार हम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, एक बार हम एशिया कप के फाइनल तक पहुंचे। और एशिया कप के बाद अभी तक कोई भी मैच हम सही तरह से जीते नहीं हैं। जो जीते हैं हम वो भी करिश्मा ही समझ लें, वही हुआ है हमारे साथ। और उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। टीम इनसिक्योर क्यों है, टीम में इनसिक्योरिटीज़ इतनी क्यों हैं, ये नहीं मुझे समझ आती। अगर आप किसी बंदे को चांस दे रहे हैं तो उसे चांस दें फिर, या तो चांस ही ना दें, जो टीम चल रही है उसे चलने दें फिर। आप जगह बदलते जा रहे हैं, तब्दीलियां करते जा रहे हैं, टीम इनसिक्योर हो गई है। लड़कों के माइंड में आया हुआ है कि हम इनसिक्योर हैं, हमें ये नहीं पता हम कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो इससे नुकसान क्या हुआ है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं वो बढ़ गई हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बढ़ गई हैं और टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ गई है। एक मैच में अगर शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म कर रहा है, दूसरे में बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, तीसरे में साइम अयूब परफॉर्म कर रहा है, चौथे में मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहा है। ये है कि इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बढ़ गई हैं। और वो भी बढ़ने की मेन वजह है जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके बीपीएल के साथ या कोई दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स हैं उनके साथ हुए हैं। और ये अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बढ़ा रहे हैं इस वजह से ताकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलें, T20 में आ जाएं, वो T20 लीग्स में चले जाएं, बड़ी बड़ी लीग्स का हिस्सा हो जाएं। तो ये चीज़ किसी भी टीम को जेब नहीं देती। टीम तभी बनती है जब सब के सब एक कदम पर पुख्ता हों और उन्हें पता हो हाँ हमने परफॉर्म करना है और वो करें। लेकिन यहाँ पर हमारे ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने मिकी ऑर्थर ने अपने इंटरव्यू में कहा है, कहते हैं कि ज़का अशरफ ने डायरेक्टली बोला कोच चेंज हो गया, कोच की ज़रूरत नहीं है, उस वापस चले जाए। और आके बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा दिया। भाई अब आके कैप्टेंसी से हटाने का फ़ायदा क्या हुआ है?
मुझे ये बता दें कि अब आके आप, जब वो बंदा प्रेशर को हैंडल करने लग गया था, जब वो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा था आपको, तो तब आके तो तब तो ज़रूरत ही कोई नहीं थी आपको कैप्टन चेंज करने की। हाँ, पहले जब आपने सरफराज अहमद के बाद इसे कैप्टन रखा था, उसके बाद इस पर एकदम से प्रेशर आ गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट थी वो बिल्कुल नीचे आ गई। अब आके जब उसे एक्सपीरियंस हुआ है और कोई भी प्रेशर हैंडल कर सकता है, अब उसमें एबिलिटी आई है कि वो प्रेशर हैंडल कर सकता है, और अब आपने कैप्टन चेंज कर दिया। और यही चीज़ मोहम्मद हफीज़, उसने भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी कि ये चीज़ सही नहीं है, पाकिस्तान टीम में इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं। और ज़का अशरफ साहब ने तो सही तरह से बेड़ा गर्क किया, यहाँ पे आके कुछ दिन रहा है, और कुछ दिनों में ही पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, कैप्टन चेंज कर दिया, कोच चेंज कर दिया। और हफीज़ को लाए थे, उनकी स्टेटमेंट थी हफीज़ को लाने के पीछे कि हफीज़ इज़ अ पैट्रियोट। हफीज़ पैट्रियोट है, मतलब पैट्रियोट मुहिब वतन है वो, तो इस वजह से हम इसे यहाँ पे रख रहे हैं। तो भाई, मुहिब वतनी का क्या करना है आपने, पैट्रियोटिज्म का क्या करना है, जब तक उस बंदे का एक्सपीरियंस ही नहीं है टीम मैनेजमेंट में। उसे बिल्कुल ही फ्रेश उठा के आपने टीम मैनेजमेंट पे रख दिया कि आप इस टीम को मैनेज करें, उसे मैनेज क्या करना है। और ज़का अशरफ साहब की तो बात ही क्या करें। और अब हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। अब पॉलिटिशियंस ने जब मुल्क खा खा के वो थक गए हैं, तो उन्होंने सोचा पीसीबी पर डाका डालते हैं, जो यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे आते हैं हम उन पे डाका डालते हैं। तो पॉलिटिशियंस ने इधर का रुख कर लिया। जो यहाँ पर बंदे लगे हुए थे, जो पीसीबी के अंडर काम कर रहे थे, उन्हें हटाई जा रहे हैं, और नए बंदे भर्ती हो रहे हैं। ये तो ऐसा चल रहा है जैसे फौज में बंदे भर्ती किए जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सब आप पैट्रियोटिज्म के बिना पर आप सब रखी जा रहे हैं। और अगर पैट्रियोटिज्म की बिना पर आपने रखने थे, तो किसी फौजी को रख देते, वो वतन के लिए जान कुर्बान कर देता है, उससे बड़ा पैट्रियोट कौन हो सकता है। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दें, वो खुद संभाल लेगी। और यहाँ पे जो हसन नकवी साहब को यहाँ पे पीसीबी चेयरमैन बना दिया है। और अभी जो रिसेंटली न्यूजीलैंड सीरीज हुई है, हम जितना बुरा हारे हैं, मेरे ख्याल में तो उसके पीछे भी यही वजह थी। जस्ट उन्हें बीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट ही नज़र आ रहे थे। उन्हें ये था कि हम यहाँ से जल्दी जल्दी फारिग हों, टीम हारे या जीते बाढ़ में जाए टीम, हमने जाके कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, जाके बीपीएल में खेलना है। हमें पैसे आए हुए हैं, एडवांस आए हुए हैं, या फिर अभी मिलने हैं हमें पैसे। तो हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। द थिंग इज़ के पीसीबी जो है वो कोई ऐसे इदारा नहीं है, तो आप उसे मैनेज करना है तो पॉलिटिशियंस ने आगे मैनेज नहीं करना है। यहाँ पे क्रिकेटर्स की फील्ड है, तो क्रिकेटर्स ही करेंगे। यहाँ पे अनपढ़ गवार जैसे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और पॉलिटिक्स कर करके जब बंदा थक जाता है, तो वो पीसीबी का रुख कर लेता है। हाँ भाई, यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो हमें तो और मौका मिल जाएगा पीसीबी को लूटने का। तो इन चीज़ों से खुदारा गुरेज करें, और किसी बंदे के पुत्र को बनाएं उधर पीसीबी चेयरमैन, क्योंकि पाकिस्तान टीम का बिल्कुल अब तो कोई हाल नहीं है। पहले भी नहीं था, पहले हम ऑस्ट्रेलिया नहीं थे, हम इंग्लैंड की टीम नहीं थे, हम इंडिया की टीम नहीं थे, लेकिन फिर भी टीम थे हम। परफॉर्मेंस हो रही थी, कुछ परफॉर्मेंसेस तो हो रही थी ना। अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है टीम का। अब देखें क्या होता है। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अब कोई बंदा कोई ढूंढें, जो बंदा हो और बंदे का पुत्र हो, तो उसे आके ला के आप पीसीबी चेयरमैन बनाएं, जो मैनेजमेंट में जिसका एक्सपीरियंस हो, तो वो वही ये मैनेज कर सकता है। ऐसे मेरे जैसा उठ के जाए और भाई मैं पीसीबी चेयरमैन हूँ, इसे भी चेंज करो, इसे भी चेंज करो, इसे भी चेंज करो, तो यहाँ पे ज़ीरो एक्सपीरियंस के बंदे ला के बिठा दें। एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज़, जो बाबर आजम की स्टेटमेंट आई है, जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बाबर आजम ने अपने फैंस के सवालात के जवाब दिए हैं। बाबर आजम इसमें अपनी जो सारी स्ट्रगल है, अपनी मेहनत है, उसके बारे में भी तज़किरा करते हैं। उसके अलावा अपने मुर्शद के बारे में भी तज़किरा करते हैं। उसके अलावा अपने फैंस के क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बाबर आजम की स्टेटमेंट थी, बाबर आजम ने बोला है, बाबर आजम ने सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही कामयाब तरीन कैप्टन भी रहे हैं,
उन्होंने सरफराज अहमद के बारे में कहा है कि जिस भी बल्ले से मैं परफॉर्म करता हूँ तो वो बल्ला सरफराज अहमद ले जाते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरफराज अहमद ने बहुत सपोर्ट की, सरफराज अहमद की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं था। सरफराज अहमद ने जितना सपोर्ट किया अभी तक, ही इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उसकी कामयाबी के पीछे रियल अगर किसी का हाथ है तो ही इज़ सरफराज अहमद। हमने मैचेस में भी देखा सरफराज अहमद ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और अगर बात करें कैप्टन की, तो सरफराज अहमद भी बहुत अच्छे कैप्टन थे। हमें फैंस को तो अभी भी उम्मीद है कि हाँ वो क्रिकेट टीम में आए और दोबारा से कैप्टनसी करें। देन ये फिर वही बात कि पीसीबी पे आती है सारी बात, पीसीबी क्या करती है। और उन्होंने नेक्स्ट जो बात की है, नेक्स्ट जिस बंदे का तस्करा किया बाबर आजम ने, वो था फ़खर जमान। कहते हैं कि फ़खर जमान को समझाना ऐसे है जैसे पत्थर पर लकीर। मतलब फ़खर जमान सही है, फ़ौजी है, फ़ौजी क्रैक होते हैं, और फ़खर जमान को समझाना कहते हैं बहुत मुश्किल है। बट उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि फ़खर जमान जो है वो टैलेंटेड है, वन मैन आर्मी है, बहुत परफॉर्मेंस है उसकी। और जब फ़खर जमान आता है, खेलने के लिए आता है, तो अगली टीम पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा लाला था, आके उसने बल्ला घुमाना होता था, तो बेशक वो छक्का हो जाए, बेशक वो ज़ीरो पे हो जाए, बट अगली टीम पर प्रेशर होता था कि हाँ कोई बंदा आया खेलने के लिए। ठीक उसी तरह फ़खर जमान इज़ द वन मैन आर्मी। और वो जब भी आता है, आप देखते भी हैं जब भी वो परफॉर्म करता है तो धुआंधार उसकी बैटिंग, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसके छक्के, सब दीवाने हैं उसके। क्या फिर उसके आगे मिचेल स्टार्क, क्या शामी, क्या बुमराह, क्या टेरन बोल्ट। तो वो बंदा किसी को नहीं देखता। और हाँ, जो उसके साथ खेल रहा होता है उसे भी एक हौसला होता है कि हाँ मेरे साथ कोई बंदा खेलने के लिए आया है, और अब मेरे पे प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो सही मानों में अगर कहें कि फ़खर जमान प्रेशर को बांटते हैं तो गलत नहीं है ये। उसके बाद बाबर आजम ने अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया कि जब वो सुबह सुबह जाते थे अपने वालिद की गड़ियों की शॉप पे जाते थे, तो उसके बाद वहाँ से फ्री होके तो वो प्रैक्टिस के लिए जाते थे, जितनी उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह स्ट्रगल वगैरह की। तो उसके बाद फैंस ने उनकी फ़िटनेस वगैरह के राज पूछे उनसे कि आप बहुत ज़्यादा फ़िट हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि ये सब अल्लाह का है, और वाकई अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है उस बंदे को जितनी उसने मेहनत की है, और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है उसको। और बाबर आजम ने मज़ीद ये भी कहा है कि वो बंदा मज़दूरी भी करता रहे। तो इतनी हमने पाकिस्तान के जितने भी टैलेंट है ना, शोएब अख्तर हो गया, शाहिद खान अफरीदी हो गया, शादाब खान हो गया, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, ये लो इनकम फैमिली से उठ के आए हैं। तो कदर भी सही उसी को होती है तो नीचे से उठ के ऊपर आए, और फिर उसे पता हो हाँ मैंने परफॉर्म करना है, और अपनी बिल्कुल अपनी स्ट्रगल पे आए, तो उसे इल्म होता है कि हाँ मैंने परफॉर्म करना है और करना ही है। और एंड पे फैंस के सवालात के जवाब देते हुए कि मुर्शद मोहम्मद रिजवान का क्वेश्चन था कि बाबर आजम साथ साथ ये भी बता दें कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो इस पर बाबर आजम मुस्कुराए, और उनका कहना था कि फैंस ने डेली उनकी शादी की होती है, और जब वो अगर अब शादी करनी भी हुई तो वो उनकी दूसरी शादी होगी। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ चेहरों पर उनका चेहरा चिपका देते हैं, और मुख्तलिफ रंग दे देते हैं उन्हें, और जचता भी है अल्लाह का बंदा। और बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान को ये भी कहा है कि मतलब अकेले में आपको बताऊंगा कि शादी कब करनी है। तो वो अब क्या बताएंगे क्या नहीं, वो दोनों ही बेहतर जान सकते हैं। अगेन वही हमारी दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक ऐसी टीम हो जिससे मुखालिफ टीम वाकई में घबराए, वाकई वो सोचे कि हाँ वाकई ये टीम है। अभी भी है थोड़ी बहुत, बट वैसी नहीं है जैसी 2017 में थी या पहले थी। अब परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई है, और होप सो ये परफॉर्मेंसेस वापस आएँ, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक नाम हो, एक दुनिया में नाम हो। हम सपोर्ट करना तो नहीं छोड़ सकते, खैर हमारे अपने मुल्क की क्रिकेट टीम है, तंज करते हैं तो फिर भी हमें प्यार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से।
और होप्स हो कि ये बहुत अच्छी टीम बने। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।